प्रिय विद्यार्थियों में डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों में आज आपको बताने जा रही हूँ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की जो विशेषता हमने पूर्व में पढ़ी थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहूँगी आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में इन तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत सी बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि मैंने पूर्व में बताया था विद्यार्थियों कि हमारे संविधान में बहुत सारी जो ऐसे शामिल है बातें जिनको हमने विश्व के अन्य संविधानों की अच्छी बातें समझकर अपने संविधान में सम्मिलित किया है। तो उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं और इन तत्वों की प्रकृति के बारे में संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु फिर भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और मूल अधिकार तो देखा जो न्यायालय के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। सरकार द्वारा खुद ही इसका पालन किया जाता है। निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। इन सिद्धांतों के अनुसार सरकार के लिए जरूरी है कि वह ये देखे कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से जीविका के साधनों, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध है तथा जनता को काम दिलाने की उचित व्यवस्था है अथवा नहीं। इन सिद्धांतों के अंतर्गत सरकार से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह दिव्यांगों, वृद्धों व बीमार व्यक्तियों की उचित आर्थिक सहायता करें। तो इस प्रकार इन तत्वों में भारत राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। श्री जी.एन. जोशी के अनुसार ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, हमारे संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता है मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाना। मूल संविधान में वैसे केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, किंतु 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग चौथा ए जोड़ा गया है और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना, भारत के लोगों में समरसता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना तथा जो 10वां मौलिक कर्तव्य विद्यार्थियों वह है जो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के अनुसार माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 16 वर्ष की आयु तक के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना भी मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों, हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार तो देता ही है, लेकिन साथ साथ वो हमसे ये भी अपेक्षा करता है कि हम अपने मूल कर्तव्यों का पालन भी करें। इसके बाद विद्यार्थियों में बताना चाहूँगी कि हमारे संविधान की जो एक अन्य प्रमुख विशेषता वह है कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा करना या उसकी व्यवस्था करना। तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत में एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना किए जाने की व्यवस्था की गई और इसी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीयों को अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि प्रदान की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से ही निर्देशक सिद्धांत बनाए गए थे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले बिंदु की और वह है संसदीय सरकार की स्थापना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और प्रांतों में यानी राज्यों में संसदीय सरकारों की व्यवस्था की गई है। यानी हमने जो है लोकतंत्रात्मक पद्धति को अपनाया है।
इस व्यवस्था को लागू करने के कारण पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस पद्धति में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का दैनिक एवं निश्चित अवधि के उपरांत मूल्यांकन होता रहता है। यानी कार्यपालिका का जो निश्चित जो है अवधि के बाद मूल्यांकन जनता के द्वारा आम चुनाव के समय होता है तथा दैनिक मूल्यांकन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इस प्रकार संसदीय पद्धति भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। आपके लिए फिर एक सवाल, एक नंबर का जो सवाल आते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षा में, उसमें पूछा जा सकता है कि संसदीय पद्धति भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। आपका उत्तर होगा इंग्लैंड के संविधान से। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, और इसमें जो विशेषता हमारे संविधान की है वह है संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय सर्वोच्चता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य मार्ग का अनुसरण किया गया है, यानी हमने बीच का रास्ता अपनाया है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर जहां संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया विद्यार्थियों, वहीं संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के खिलाफ हो। दूसरी ओर संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। यानी दोनों एक दूसरे को जो है प्रतिबंधित करने की व्यवस्था दोनों के लिए है। सन 1976 ईस्वी के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को असंदिग्ध और निर्विवाद रूप से स्थापित करने का प्रयास किया गया, परंतु 43वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पुनः ये संतुलन स्थापित कर दिया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता तथा अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की रक्षा व व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं भी दी गई हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त है। न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कोई कमी नहीं होती है और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार नहीं कर सकना, ये ऐसी वजह है जिसकी वजह से न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण आदि लेखों को जारी कर सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका के अलावा संविधान के द्वारा अन्य स्वतंत्र अधिकरणों की भी व्यवस्था यानी संस्थाओं की व्यवस्था भी की गई है, जिनमें निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख है। तो विद्यार्थियों, ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। इनमें और भी कुछ शामिल व्यवस्था है, जिसमें एक अन्य है संघीय शासन की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान की एक ये प्रमुख व्यवस्था है कि उसका स्वरूप कैसा है, संघीय है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में केंद्र में संघीय सरकार का शासन है तथा राज्यों में राज्य सरकारों का विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं। केंद्र व केंद्रीय संसद राज्य में राज्य की विधानसभा तथा समवर्ती क्षेत्रों में केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यानी जो कानूनों की सूची, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, जिसमें अपने अपने तरीके से जो कानून बना सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगी मैं आपको, वयस्क मताधिकार हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और भारतीय संविधान ने नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया है। यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक, स्त्री और पुरुष दोनों ही, निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार उनको प्राप्त है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रीय एकता में बाधक होने के कारण त्याग दी गई है तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है। प्रोफेसर श्रीनिवासन के अनुसार सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की समाप्ति
और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ नए संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, वो भी हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई है। और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजाति के क्षेत्रों के नागरिकों की सेवाओं, विधानमंडलों तथा अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। और इसके बाद में बात करूंगी मैं सामाजिक समानता, ये भी एक प्रमुख विशेषता है। और भारतीय संविधान राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता भी प्रदान करता है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 1989 में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निरोधक कानून भी बनाया गया है। भारतीय संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श को सामने रखा गया है। भारतीय संविधान निर्माता ये चाहते थे कि नागरिकों की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक नियोजन पद्धति को अपनाया गया और समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से विद्यार्थियों राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है और लोकतंत्र में लोगों की आस्था भी बढ़ी है। हमारे संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता है एक राष्ट्र भाषा होना। संविधान के अध्याय 17 के अनुच्छेद 9 जो है भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। इस संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की पूरी सुविधाएं प्रदान की गई है। संपर्क भाषा के रूप में देवनागरी लिपि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दे दी गई। 1965 में सहभाषा विधेयक पारित कर हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति दे दी गई, जो वैसा अभी तक ही चल रहा है। इसके अलावा हमारे संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि हम जो है विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समर्थक हैं। संविधान का अनुच्छेद 51 भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को दर्शाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का इच्छुक है, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण संबंधों को स्थापित करना चाहता है और किसी दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहता है। विवादों के निपटारे के लिए शांतिपूर्ण साधनों पर बल देता है और किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। भारत की विदेश नीति के आधार पर हमारे भारत की विदेश की नीति के जो आधार हैं प्रमुख, वह है शांतिवाद, असंलग्नता यानी निर्गुणता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति आदर, साम्राज्यवाद और रंग भेद का विरोध। हमारा जो संविधान है वो निर्दिष्ट जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी करता है। भारतीय संविधान के भाग 16 के 13 अनुच्छेदों में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। इन विशेष व्यवस्थाओं के अंतर्गत संविधान आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है, और यदि उसे लोकसभा में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी स्थान निश्चित करता है। प्रशासनिक सेवा और शिक्षा संस्थानों में भी इन जातियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारा संविधान जो है पंचायती राज व्यवस्था को भी संवैधानिक मान्यता देता है। नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय 4 के अनुच्छेद 40 में स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था संविधान में पहले से विद्यमान थी। फिर भी 73वें और 74वें संविधान अधिनियमों द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। पंचायती संबंधी 73वें संवैधानिक संशोधन को 1 जून 1993 को लागू किया गया है, और आप देख रहे हैं कि अभी आपके यहाँ पंचायती चुनाव हो रहे हैं, वो इसी स्वायत्तता को बढ़ावा देने के क्रम में हो रहे हैं।
इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता ये भी है कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने की इच्छा व्यक्त की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अंततः स्वीकार कर लिया गया। 17 मई 1949 को राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन की समाप्ति की बात की गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को जारी रखने के बारे में अपनी सहमति प्रदान की। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि हमारे भारतीय संविधान में अनेक विशेषताएं हैं और साथ ही हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और हमें ये मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन साथ ही हमारे लिए मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है ताकि हम अपने देश की सुरक्षा और उसकी परंपराओं को, उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहें। उसके पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है वो भी हमें काफ़ी बड़ा जो है प्रस्तावना इसमें शामिल की गई है और जिससे हमें उसके उद्देश्य के बारे में पता चलता है। हमारे जो संविधान में सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया गया है, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की अभिव्यक्ति दी गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान हमें प्रदान करता है और निश्चित तौर पे भारत जैसे बहुल संस्कृति, बहुभाषाई, बहुधर्म वाले देश के लिए इस संविधान में जो बातें शामिल की गई है वो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखती की गई है। और हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी लें और अपने संविधान का जो है सही तरीके से पालन करें। और इसी क्रम में 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि संविधान की रक्षा की शपथ लें। धन्यवाद।